हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत पर राज करने वाले 11 विदेशी शासक कौन थे। भारत इतिहास और विरासत के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। भारत के इतिहास में कई महान शासकों ने हमारे देश में जन्म लिया है। अलग अलग सदियों में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत पर कोई विदेशी पूर्णतः शासन नहीं कर पाया। हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तल और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युधिष्ठिर और उसके पूर्ववर्ती राजाओं के अलावा राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मिहिरपुर ने भी संपूर्ण भारत पर शासन किया था। इसके बाद अंग्रेज काल में अफगानिस्तान को भारत से मुगल काल में ही अलग कर दिया था। ऐसे में अंग्रेजों ने जिस भारत पर शासन किया था एक खंडित भारत था। सन 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता बिखर गई। अब हिंदू कुश से लेकर कर्नाटक एवं बंगाल तक एक ही राजवंश का आधिपत्य नहीं रहा और छोटे छोटे जनपदों में देश बिखर गया। इस खंडित एकता के चलते देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन विदेशियों के कारण ही भारत में एक और जहाँ वैचारिक विभिन्नता का जन्म हुआ, वहीं विदेशी धर्मों का भी विकास हुआ। विदेशी लोगों के आगमन से जो एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, उसका असर आज तक भारत पर देखने को मिलता है। विदेशियों के कारण जहाँ अखंड भारत खंड खंड होता गया, भारतीयों के मन में भी धर्म और जाति आदि के नाम पर फूट हो गई। जातियों के प्रति गहरी आस्था का कारण वर्ण संकर समाज से बचने का था। आइए अब जानते हैं उन विदेशी आक्रांताओं के बारे में जिन्होंने भारत पर शासन करके भारतीय अस्मिता और गौरव को लगभग नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। उनमें से कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को संरक्षण भी प्रदान किया, भारतीय जनता को जीने का अधिकार भी दिया। यूनानी शासन। यूनानियों ने भारत के पश्चिम छोर के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया था। बौद्ध काल में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। यूनानियों ने सबसे पहले एशिया आर्याना क्षेत्र पर आक्रमण कर इसके कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले आक्रांता थे बैक्ट्रिया के ग्रीक राजा। इन्हें भारतीय साहित्य में यवन के नाम से भी जाना जाता है। यवन शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा सिकंदर था, जिसे उसके देश में अलेक्जेंडर और भारत में अल क्षेत्र भी कहा जाता था। सिकंदर ने अफगानिस्तान एवं उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। बाद में इस भाग पर उनके सेनापति सेल्यूकस ने शासन किया। बाद में एक शासक डेमेट्रियस प्रथम ने ईसा पूर्व 220-175 में भारत पर आक्रमण किया। ईसा पूर्व 183 के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस का अधिकार पूर्वी पंजाब और सिंध पर ही था। भारत में यवन साम्राज्य के दो कुल थे, पहला कुल डेमेट्रियस और दूसरा यूक्रेटियस। मिनेंडर डेमेट्रियस कुल का था। जब भारत में नौवां बौद्ध शासक बृहद्रथ था, तब ग्रीक राजा मिनेंडर अपने सहयोगी डेमेट्रियस के साथ युद्ध करता हुआ सिंधु नदी के पास पहुंचा। सिंधु के पार उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस मिनेंडर या मिनिंदर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है। हालांकि बाद में मिनिंडर ने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया था। मिलिंद राजा पंजाब पर राज्य करने वाले यवन राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा थे। उसने अपनी सीमा का स्वात घाटी से मथुरा तक विस्तार कर लिया था। वो पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। दूसरा विदेशी शासक है शक शासन। शकों का भारत के इतिहास पर गहरा असर रहा। शकों ने ही भारत में शक संवत शुरू किया। महाभारत में भी शकों का उल्लेख है। शुंग वंश के कमजोर होने के बाद भारत में शकों ने पैर पसारना शुरू किया। शक शासक को भी विदेशी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के बाहर से आकर भारत के एक भूभाग को हड़प कर भारत में शासन किया था। शक संभवतः उत्तरी चीन तथा यूरोप के मध्य स्थित झिंजियांग प्रदेश के निवासी थे। संपूर्ण भारत पर शकों का कभी शासन नहीं हो पाया। भारत के जिस प्रदेश को शकों ने पहले अपने अधीन किया, वे यवनों के छोटे छोटे राज्य थे। शक राजाओं ने गांधार, सिंध, महाराष्ट्र, मथुरा और अवंतिका आदि क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर लंबे काल तक राज किया था। तीसरा विदेशी शासक है कुषाण। कुषाण तिब्बत के सूची कबीले के लोग थे। कुषाणों को भारत में शासन उस काल में बना जब यहाँ हिंदी यूनानी राजा कमजोर पड़े थे। उन राजाओं को आसानी से पराजित करके कुषाणों ने काबुल और कंधार पर अपना अधिकार जमाया। इस दौरान उनके प्रथम राजा कुडुल कडफाइसिस थे। कुजुल के पश्चात उसके पुत्र विमतक्षम ने कुषाण राज्य का और भी अधिक विस्तार किया। कुषाणों का साम्राज्य भारत से बाहर कहीं ज्यादा विशाल था। उनका साम्राज्य चीन, मंगोल, कजाकिस्तान तक फैला था। कुषाणों में सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ कनिष्क। अफगानिस्तान में 8वें बच्चों का नाम कनिष्क रखा जाता है। चौथा विदेशी शासन है हुनों का शासन। हुन मध्य एशिया की एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। भारतीय इतिहास में हुनों के राजा तोरमन और उसके पुत्र मिहिरपुर का नाम प्रसिद्ध है। हुनों ने पंजाब और मालवा पर विजय करने के बाद भारत में स्थायी निवास बना लिया था।
पांचवा विदेशी शासन है अरब ईरानी शासन। शक कुशल हुनों के पतन के बाद भारत का पश्चिमी छोर कमजोर पड़ गया था। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से फारस साम्राज्य के अधीन थे। भारत में इस्लामी शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। छठा विदेशी शासन था गजनवी तुर्क शासन। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अल्पगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनवी के तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। अल्तबगिन के दामाद सुबुक्दीन ने गजनी पर शासन किया। सुकुबुद्दीन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनी गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस्लाम के विस्तार, धन, सोना तथा स्त्री प्राप्ति के उद्देश्य से उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनवी के आक्रमण के साथ भारत में अन्य पर राजपूत राजाओं का शासन था। महमूद गजनवी के दूसरे आक्रमण में महमूद ने जयपाल को हराया। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों जाटों पर किया। उसमें जाट पराजित हुए। 7वां विदेशी शासन है गौर तुर्क शासन। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। गौरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गौर का शासक था। मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर कई आक्रमण किए। 1191 में मोहम्मद गौरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बंधक बना दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ राजा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। तराइन का ये द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंधक बना लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद गौरी ने राजपूत नरेश जयचंद के राज पर आक्रमण किया। इसे चंदावर का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें जयचंद को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी खुद के द्वारा फतह किए गए राज्यों की जिम्मेदारी को उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और वो खुद गजनी चला गया। 8वां विदेशी शासक है गुलाम वंश। 1206 और 1290 के बीच मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया, उनमें गुलाम वंश का शासन कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने अजमेर को जीतकर यहाँ पर स्थित जैन मंदिर एवं संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट कर उनके मलबे पर क्रमशः कुव्वल उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। इसके अलावा उसने दिल्ली स्थित ध्रुव स्तंभ के आसपास के नक्षत्रालयों को तोड़कर बीच में स्तंभ को कुतुब मीनार का नाम भी दिया। गुलाम राजवंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्रमशः आराम शाह, इल्तुम शाह, रुकुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अल्लाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद के शासक हुए। गुलाम राजवंश ने लगभग 84 वर्ष तक भारत पर राज किया। इस वंश का संपूर्ण भारत में सिर्फ उत्तर भारत पर ही शासन था। 9वां शासक है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई। इस वंश का शासन की शुरुआत जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी कबीला तुर्किस्तान से आया था। इससे पहले ये अफगानिस्तान में बसा जलाउद्दीन खिलजी कबीला तुर्कस्तान से आया था। प्रारंभ में गुलाम वंश की सेना का सैनिक था। गुलाम वंश के अंतिम कमजोर बादशाह कैकुबाद के पतन के बाद एक घुटे को सहयोग से ये गद्दी पर बैठ गया था। जलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली पर क्रमशः अल्लाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने शासन किया। 10वां शासन है मुगल और अफगान। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बाबर था, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसने घूम घूम कर उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ा और उनको लूटा। उसने ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। बाबर केवल 4 वर्ष तक भारत पर राज कर सका। उसके बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दिल्ली की तख्त पर बैठा। हुमायूं के बाद जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह के बाद अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर दिल्ली का सुल्तान बना। अंत में विदेशी शासक है अंग्रेज का कंपनी का राज। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, मद्रास तथा कोलकाता पर कब्जा कर दिया। अंग्रेजों को सबसे कड़ा मुकाबला मराठे, सिखों और राजपूतों से करना पड़ा। मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ, मराठों के साथ 3, बर्मा तथा सिखों के साथ 2 लड़ाइयाँ, सिंध के अमीरों, गोरखों तथा अफगानिस्तान के साथ 1 लड़ाई छेड़ी गई।
इनमें से प्रत्येक लड़ाई में कंपनी को एक या दूसरे देशी राजा की मदद मिली। इस तरह भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे कंपनी ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने साजिशों का पूरा जाल फैला रखा था। कंपनी के शासनकाल में भारत का प्रशासन एक के बाद एक 22 गवर्नर जनरलों के हाथों में रहा। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के हाथ से भारत का शासन ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटेन का भारत पर राज रहा। इससे पहले कंपनी ने लगभग 100 वर्षों तक भारत पर राज किया। कुल 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।